बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में से एक इंपॉर्टेंट साइकिल एंड दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। इसकी डिटेल्स और इसके स्टेप्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे तो ये जो एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है यहाँ पे इसको समझ लें, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब अगर गौर किया जाए तो हमें पता चल रहा है कि ये टर्म तीन मुख्तलिफ अल्फाज पे मुश्तमिल है। बायो फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो फॉर द अर्थ रिप्रेजेंटिंग द एबायोटिक एटमॉस्फेयर, और फिर उसके साथ ही साथ केमिकल का मतलब वो एलिमेंट्स जो मुसलसल जानदारों और माहौल के दरमियान सर्कुलेट करते रहते हैं। इनकी सर्कुलेशन की वजह से हमने इसका नाम रख दिया बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल की एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जानदार और बेजान अशिया यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स विद इन एन इकोसिस्टम, दे आर कंटिन्यूअसली इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। अगर इनका इंटरेक्शन चल रहा है तो उसमें केमिकल न्यूट्रिएंट्स भी सर्कुलेट करते रहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको डिफाइन कर लें। द साइक्लिक pathway of nutrients when they move from living to non-living and then back to living organisms is known as biogeochemical cycle. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में नाइट्रोजन साइकिल चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इसको तो हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि कार्बन साइकिल और सल्फर साइकिल्स वगैरह भी हमारी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वाटर साइकिल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं कि जो मुसलसल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होने चाहिए, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कि जो लॉक हुए हुए एनवायरनमेंट में तो उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू यूजेबल फॉर्म्स। तो इसी वजह से ये साइक्लिक रिएक्शंस या साइक्लिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स जो माहौल का हिस्सा हैं उनको जानदारों के इज्साम का हिस्सा बना दिया जाए, और जानदारों की डेथ वगैरह ये डिकम्पोजिशन के बाद वो दोबारा से जमीन का या एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहां पे इस बात से हमें ये पता चलता है कि केमिकल एलिमेंट्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो केमिकल एलिमेंट्स को भी फर्दर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक टर्म यूज की जाती है बायोजेनिक एलिमेंट्स। ऑलराइट, अब बायोजेनिक इससे क्या मुराद है कि इस तरह के एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो लाइफ के लिए जरूरी होने का मतलब यह कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। द बायो एलिमेंट्स दैट आर important for chemical composition and physiological functioning of living organisms. ऑलराइट, इस तरह के एलिमेंट्स जो जानदारों की कंपोजिशन में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो काम परफॉर्म करने हैं वहां पे भी बहुत ही अहम काम करते जा रहे हैं और उनके लिए हेल्पफुल हैं। तो इनको हम कह रहे हैं बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स, और जनरल जुबान में हम इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इनको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनटू टू मेजर ग्रुप्स।
मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके नाम से ही अंदाजा हो जाना चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड in large quantities. All right, and then micro elements या micronutrients, they are required in low quantities. All right, अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा मिकदार में जरूरत पेश आती है, खास तौर पे पानी. ऑल राइट, बिकॉज विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ. तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. फिर इसी तरह अगर हम बड़े मॉलिक्यूल्स को देखें लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह की जरूरत रहेगी. तो ये हमारे ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें कम मिकदार में जरूरत होती है लाइक आयरन, आयोडीन, जिंक वगैरह या मोलिब्डेनम, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम मिकदार में जरूरत है तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में ले जाते हैं. तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए और पूछा जा सकता है बोर्ड के क्वेश्चंस में. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगली चीज अगर हम देखें तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल. जी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन साइकिल. अब नाइट्रोजन साइकिल इज इटसेल्फ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल. इसमें हम नाइट्रोजन की सर्कुलेशन को देखेंगे कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, सॉइल के अंदर भी मौजूद हो सकती है. लेकिन अब मसला ये है कि अगर टेक्निकली देखें तो द बिगेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर. हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद है. हर सांस के साथ हम हवा के साथ इसको इनहेल भी करते हैं और बाहर निकलती हुई हवा के साथ एक्सहेल भी कर देते हैं. लेकिन इसकी इनटेक और बाहर निकलती हुई हवा में 1% का भी डिफरेंस नहीं आता. इसका मतलब यह है कि हम नाइट्रोजन को अंदर ले जाके किसी भी केमिकल प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. इसी तरह प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हमें प्लेनेट अर्थ पे नजर आ रहे हैं वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. तो इसका मतलब यह हुआ कि नाउ इट इज द टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म. इसको किसी ऐसी शक्ल में तब्दील करना जरूरी है जिसमें इसको बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल कर सकें. तो इसी पूरे पैसेज या पाथवे को हमने नाम दे दिया है नाइट्रोजन साइकिल का. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जरा लिख लेते हैं एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. बिगेस्ट reservoir of nitrogen is atmosphere. क्यों ये कह रहे हैं हम? 78% of molecular nitrogen is present in atmosphere. All right. अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि इस नाइट्रोजन को हम खींच के किस तरह से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास कुछ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं डायएज़ोट्रॉफ्स. ऑलराइट, आसान तरीन अल्फाज में अगर हम कहें तो हम इसको कह सकते हैं दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट, ओ माइक्रोब्स. अब इसमें किस किस को शामिल कर सकते हैं हम? डीकंपोजर्स वगैरह भी हो सकते हैं इसमें. ऑलराइट, लाइक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस एंड फंजाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि वो नाइट्रोजन जो हवा में मौजूद है सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको हवा से एब्जॉर्ब करके लेके आना है सॉइल के अंदर. तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन.
अब नाइट्रोजन को जो आजाद घूम रही है उसको हमने फिक्स करना है किसी ना किसी सूरत में, तो ये वाला जो अमल है इसका नाम रख दिया गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन साथ ही साथ वो स्टेप्स जो आपने इस साइकिल को याद रखने के लिए हेडिंग्स के तौर पे इस्तेमाल करने हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं यहां पे। द फर्स्ट वन विल बी नाइट्रोजन फिक्सेशन इटसेल्फ। ऑलराइट, फिर उसके बाद ammonification, then it will be nitrification, फिर assimilation, और लास्ट चीज that is denitrification. ऑलराइट, डीनाइट्रिफिकेशन का यहां पे लास्ट स्टेप मैंने ऐड किया है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से या सॉइल के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन है वो वापस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाए। अब यहां पे स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को कि एलिमेंट्स अगर मूव कर रहे हैं फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग देन टू लिविंग। ऑलराइट, अगर इसी को हम किसी दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ये भी तो पॉसिबल है कि एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम नॉन लिविंग, देन दे एंटर द लिविंग एंड देन they go back to the abiotic atmosphere, the non-living environment. इसका मतलब ये हुआ कि non-living to non-living वाला सीक्वेंस भी पॉसिबल है। तो डीनाइट्रिफिकेशन को आप इस टॉपिक का हिस्सा बना लीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है नाइट्रोजन साइकिल तो डीनाइट्रिफिकेशन उसके लास्ट स्टेप के तौर पे जरूर लिखिएगा। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने अभी आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाके सॉइल का हिस्सा बना दी जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ एमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है इसको भी समझ लें। Most of soil nitrogen is obtained from or coming from dead, decomposing bodies of एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बाकी ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डेड बॉडीज अवेलेबल हैं हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में, क्या ये डायरेक्टली नाइट्रोजन रिलीज कर रहे हैं? नो, ऐसा तो नहीं है, बल्कि इनके पास तो अमाइनो एसिड्स भी हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और बहुत सारे इस तरह के बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बने हुए पड़े होंगे इनकी बॉडीज में। तो यहां पे फिर काम करना पड़ता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया को। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जब इनको डीकंपोज करते हैं तो उसमें से रिलीज होने वाली इजाफी अमोनिया और अमोनियम को सॉइल का हिस्सा बना देते हैं। ऑलराइट, अगर हम इसको लिखें तो हम ये लिख सकते हैं नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स and nucleic acids. All right, but ammonifying bacteria like Rhizobium release excess ammonia and ammonium into the soil. Alright, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि वो डेड बॉडीज जो डिकम्पोज हो रही हैं वो डिकम्पोज होते ही अमोनिया या अमोनियम नहीं रिलीज कर देते, बल्कि यहां पे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया मौजूद हैं जिन्होंने इनमें से अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को डिकम्पोज करवाना है और उनकी डिकम्पोजिशन के बाद इजाफी अमोनिया और अमोनियम को सॉइल का हिस्सा बना देना है। अब सॉइल के अंदर कुछ और बैक्टीरिया भी इनहेबिट कर रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो काम करेंगे उसे हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। जी स्टूडेंट्स, नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है?
the ammonia and ammonium ions are oxidized to nitrates and nitrites. अब यहां पे एक टेक्निकल बात है स्टूडेंट्स जो समझने से ताल्लुक रखती है कि अमोनिया और अमोनियम सॉइल के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन प्लांट्स की रूट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं कर रही। ऑलराइट, प्लांट्स की रूट्स के लिए ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब करने वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। सो कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह या बाकी नाइट्रेट खादें जो हैं वो ज्यादा एब्जॉर्प्टिव हो सकती हैं फॉर द प्लांट रूट्स। तो इस वजह से ये बात याद रखिएगा कि पौधों को जब कभी भी नाइट्रोजन की कमी का सामना हो तो उस सूरत में इनको नाइट्रेट्स वाली खाद दी जाएगी तो ज्यादा अच्छी ग्रोथ शो कर सकते हैं। अब यहां पे एक अहम बात कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की कन्वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा अहम है, लेकिन जैसे ही अगले स्टेप की तरफ हम जाते हैं जिसका नाम है एसिमिलेशन, तो हमें पता चलता है द नाइट्रेट्स एंड nitrites are reduced back to ammonia and ammonium. Alright, इसका मतलब यह है कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब किया गया और एब्जॉर्ब करने के फौरन बाद ही क्या कर लिया गया, इनकी रिडक्शन करके इनको दोबारा अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट कर लिया गया। अब स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिहाज से कि नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो है वहां पे एनर्जी निस्बतन कम खर्च हो रही थी या तकरीबन ना होने के बराबर, लेकिन जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है यहां पे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर एसिमिलेशन को और आसान अल्फाज में आप समझना चाहें तो अब ये वक्त आ चुका है कि इस नाइट्रोजन को इसके किसी ना किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो कन्वर्जन के तौर पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहां पे? अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, nucleotides, enzymes, hormones, etc. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारी चीजें मैंने यहां पे क्यों लिखी हैं? क्योंकि हम इस पूरे नाइट्रोजन साइकिल को याद तो कर लेते हैं सबक के तौर पे, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें नाइट्रोजन की जरूरत क्यों है असल में। तो नाइट्रोजन की जरूरत इसलिए है कि जितने भी प्रोटीन कंपोनेंट्स या न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस वाले पार्ट्स हैं दे ऑल नीड नाइट्रोजन। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्लोरोफिल बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पिगमेंट की फॉर्मेशन से लेके हमारे जैसी बॉडीज का जितना ड्राई मैस है उसमें 50% हिस्सा तो प्रोटीन्स का है, और वो सारे प्रोटीन्स जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इनका भी बनना और काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम जिंदा रह सकें। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी प्लांट या किसी प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो वहां पे यही एसिमिलेशन चेंज हो जाएगी। किस केस में? कि वहां पे अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, अमीनो एसिड्स बनने के साथ उसके अपने प्लांट हार्मोन्स बन सकते हैं, और तो और अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं खास तौर पे जिनकी रूट्स के अंदर बैक्टीरिया नोड्यूल्स बना के बैठे हुए हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं या नाइट्रिफिकेशन का अमल कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे वहां पे प्रोटीन्स बनाए जाएंगे और उन प्रोटीन्स को बाद में बीन्स या ग्राम्स वगैरह की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये वाला काम है एसिमिलेशन का प्रोसेस। अब एसिमिलेशन की हद तक आपकी किताब के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली तो ये 3 स्टेप्स थे, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और फिर एसिमिलेशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है आप डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा होता है? डीनाइट्रिफिकेशन बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हमारे पास नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया मौजूद थे जिन्होंने क्या किया, अमोनिया अमोनियम को कन्वर्ट कर लिया इनटू
नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स लाइक नाइट्रोसोमोनास वगैरह या नाइट्रोबैक्टर। अब इन बैक्टीरिया ने तो ये काम किया, इसी तरह सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं कि जो अमोनिया अमोनियम वगैरह को कन्वर्ट कर देते हैं वापस इनटू द नाइट्रोजन, और इसी तरह नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को भी कन्वर्ट कर देते हैं बैक टू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब यहां पे एक अहम बात याद रखने वाली वो ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो असल में एरोबिक हैं, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेना चाहते हैं, जब उनको सॉइल के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होता हुआ नजर आए तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को स्प्लिट करेंगे, तोड़ देंगे, ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और जो बाकी इजाफी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बच रही है उसको उड़ा के हवा का हिस्सा बना देंगे। तो अब क्या हुआ है स्टूडेंट्स, सॉइल के अंदर जिस नाइट्रोजन को कुछ और बैक्टीरिया और डीकंपोजर्स वगैरह ने फिक्स करने की कोशिश की थी, वो वापस सॉइल से निकल के एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गई है। तो इस अमल को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ऑलराइट, some bacteria in soil when they need oxygen, they split or break down nitrates and nitrites to fulfill their respiratory needs and release molecular nitrogen back to atmosphere. Alright students, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारा काम बैक्टीरिया ही कर रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन का अमल? तो यहां पे नो, इसके साथ ही साथ कुछ और नेचुरल इफेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, जैसा कि सॉइल इरोजन, ऑलराइट, इसी तरह फायर या फिर वाटर पर्कुलेशन, ऑलराइट। अब इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन जब सॉइल से निकल के वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी तो अब दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को रिकंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि नाइट्रोजन को खींच के वापस लाया जा सके। अगर हम अल्टरनेट सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वगैरह मौजूद हैं जो हम अपनी क्रॉप्स में इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। और उसमें आपको याद होना चाहिए द मोस्ट फेमस फर्टिलाइजर्स कंटेन NPK, ऑलराइट। तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन मस्ट होनी चाहिए किसी भी प्लांट की ग्रोथ वगैरह के लिए, और प्रोड्यूसर्स ग्रो करेंगे तो कंज्यूमर्स किसी भी इकोसिस्टम में सरवाइव करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ओवरव्यू करें तो हमें पता चल रहा है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं, ऐसे साइकिल्स जिसमें मुख्तलिफ केमिकल एलिमेंट्स को सर्कुलेट किया जाता है, और इस सर्कुलेशन के लिए हमने कुछ स्टेप्स बना लिए। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल की हम बात करें तो इसमें हमने इसको पहले 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा क्या था, अमोनिफिकेशन, फिर उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, देन एसिमिलेशन। यहां तक तो वो फेज है कि ये सारी की सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा बन जाएं। एसिमिलेट होने का मतलब ये है कि व्हेन द नाइट्रोजन बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब आपके इज्साम का हिस्सा बन जाए, प्लांट्स की बॉडीज का हिस्सा बन जाए, तो अब ये सोर्स ऑफ फूड भी है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने लिए भी और दूसरे कंज्यूमर्स के लिए भी। फिर इसके साथ ही साथ हमने फर्दर एक और स्टेप ऐड कर दिया है, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन, कि जहां से हमने नाइट्रोजन ली थी बाज़ औक़ात वहीं पे हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से या कुछ दूसरे नेचुरल इवेंट्स वगैरह की वजह से और बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से नाइट्रोजन सॉइल से निकल के वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो अब स्टूडेंट्स आपको इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड नाइट्रोजन, बिकॉज all the most essential parts and the components and the physiological factors, they are made up of proteins and proteins are made up of amino acids.
तो ये सारी की सारी कंपोजिशन जो है प्रोटीन्स की है, और तो और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ये भी नाइट्रोजन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोसिस्टम एज वेल एज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहीं पे आज के इस सेशन को खत्म करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।